नेक्स्ट टॉपिक बच्चों जो हम समझने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ये अपनी 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोटेक्नोलॉजी से हर साल एग्जाम में 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन इस रेंज में आते हैं। ये टॉपिक बहुत छोटा लेकिन एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटे से सेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और आज के टाइम के टेक्निकल पार्ट भी है तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन वाकई में बहुत ज़्यादा बनते भी है। ये टॉपिक समझने के हिसाब से बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत आसान है, ना कोई न्यूमेरिकल है, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है और डायग्राम से बहुत इजीली समझ में आता है। तो जितने भी डायग्राम हम यहाँ बनाएं आप डायग्राम बना के रखें। एनसीईआरटी से जब आप पढ़ोगे तो जो हम डायग्राम बनाएंगे वो डायग्राम सामने रखना और फिर एनसीईआरटी से पढ़ना, बहुत इजीली आप इसको समझ जाओगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, हिंदी में कहें जैव प्रौद्योगिकी, उसका सिद्धांत व प्रक्रम, इसके बारे में हम समझेंगे। एनसीईआरटी में बायोटेक के 2 चैप्टर दिए हैं। एक तो दिया है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला और एक चैप्टर और आता है चैप्टर नंबर 12, वो एप्लीकेशन वाला है। क्लियर? तो पहले हम इसका प्रिंसिपल पार्ट समझेंगे फिर उसके एप्लीकेशन पे जाएंगे, इसकी उपयोगिता के बारे में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बच्चों नाम से बहुत कुछ समझ में आता है। बायो के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ देना, बायो के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ देना, इसी को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। मतलब ये एक तरह का सारा टेक्निकल पार्ट होता है, सब कुछ एक्सपेरिमेंटल इसमें प्रोसेस चलती है। इसमें क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म की जीन को लेंगे और उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करेंगे। जैसे मानव की जीन को निकाला, ई कोलाई के अंदर डालेंगे, फिर ई कोलाई के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन मानव का बनेगा। मतलब हम अपना प्रोटीन ई कोलाई के अंदर बनाएंगे और ई कोलाई से जो प्रोटीन बनेगा उसे हम एज ए मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं, एंजाइम की तरह यूज कर सकते हैं, कई चीजों में हम इसमें यूज कर सकते हैं। बायोटेक का सबसे मेन फायदा है कि ये बच्चों हम अपने फायदे के लिए करते हैं। हम यहां पर दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन डालते हैं। जैसे हमने एक जीन प्लांट के अंदर डाली, अब बच्चों प्लांट कोई आकर अपनों से कहता तो नहीं है कि मेरे अंदर जीन डालो। हम बच्चों उसी प्लांट में जीन डालते हैं जिससे हमें फायदा होने वाला है। इन्वायरमेंट में तो बहुत सारे प्लांट है, ऐसा नहीं कि हम रास्ते चलते किसी में भी जीन डाल देंगे, नहीं, हम उसी में जीन डालेंगे जिससे मानव को फायदा होता है। तो ये सारी प्रोसेस जो हम सीखने वाले हैं ये सब ह्यूमन के फायदे के लिए की जाती है। तो बायोटेक्नोलॉजी ऐसा पार्ट जिसमें हम ह्यूमन के फायदे के बारे में समझने वाले होते हैं। क्लियर? ये बात जो अभी समझाई क्लियर हुई बच्चों अच्छे से? बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है ये बच्चों अब हम समझेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, जैव प्रौद्योगिकी, इसमें जीवधारी और उनके घटकों का प्रयोग करके मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद उत्पन्न किया जाता है। मतलब हम क्या करेंगे, किसी जीवधारी में जीन डालेंगे, इससे उत्पाद बनेंगे और वो उत्पाद हमारे फायदे के लिए काम में आता है। तो इसमें यही जीवधारी का उपयोग करके उत्पाद बनाना है। बायोटेक के अगर देखा जाए तो 2 भाग किए गए हैं जैव प्रौद्योगिकी के प्रकार। इसमें एक होता है ओल्ड बायोटेक, प्राचीन बायोटेक, पारंपरिक बायोटेक, और दूसरा होता है नवीन या आधुनिक बायोटेक। बायोटेक्नोलॉजी 2 प्रकार से की जाती है, एक तो होती है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और एक होती है न्यू बायोटेक्नोलॉजी। अब ये ओल्ड और न्यू, प्राचीन और नवीन क्या क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं यहां पर प्राचीन या ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है सूक्ष्म जीवों के प्राकृतिक क्षमताओं का प्रयोग करके उत्पादों को उत्पन्न करना। मतलब यहां जो उत्पाद हम बनाते हैं ये सूक्ष्म जीवी की प्राकृतिक क्षमता, उसकी नेचुरल पावर का यूज करके हम उत्पाद बनाते हैं। जैसे इसको आप एग्जाम्पल समझो, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें, दही का निर्माण जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, कर्ड होता है दही का निर्माण लैक्टोबैसिलस। इसी तरह से अल्कोहल, ब्रेड, इनका निर्माण सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी द्वारा किया जाता है। तो इन बैक्टीरिया के अंदर ये नेचुरल पावर है, ये इनकी प्राकृतिक क्षमता है कि ये दही बनाता है, ये अल्कोहल ब्रेड बनाता है, ये इनकी प्राकृतिक क्षमता होती है। आप लोग सभी जानते हैं घर पे दही कैसे बनाते हैं। दही बनाने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले बच्चों ऐसे फ्लास्क के अंदर मिल्क को ले लिया गया, ऐसे दूध को ले लिया जाता है, मिल्क को ले लिया गया, फिर इस मिल्क को पूरी तरह से गर्म किया जाता है। जब यह गर्म हो जाता है तो फिर घर पे आपने देखा होगा कि पुराना जो कर्ड होता है, पुराना जो दही होता है, इस पुराने दही को इसमें हल्का सा मिला दिया जाता है। थोड़ा सा पुराना दही इसमें मिला देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? पुराने दही के अंदर एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, यानी एक तरह से
पुराने कर्ड मिलाने का फायदा यह है कि यहां पर, इसके अंदर यहां पर ऐसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कर देना है। बताओ यहां कौन सा बैक्टीरिया प्रवेश करा दिया? लैक्टोबैसिलस। अब जो लैक्टोबैसिलस की खास बात यह होती है कि यह लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड का उत्पादन करता है। किसका? लैक्टिक एसिड। यही लैक्टिक एसिड इस मिल्क के प्रोटीन का कोएगुलेशन करता है, उसका स्कंदन करता है, और उसी की वजह से यह मिल्क यहां पर एक ऐसे डेंस मटेरियल, गाढ़े मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, और यही गाढ़ा मटेरियल अब एग्जैक्टली बन जाता है कर्ड। तो मिल्क को कर्ड में चेंज करने का काम कौन से बैक्टीरिया ने किया? लैक्टोबैसिलस। और यह लैक्टोबैसिलस की खुद की अपनी प्राकृतिक क्षमता है। मुझे एक बात बताओ, क्या दही बनाने के लिए क्या हमने इस बैक्टीरिया में कोई जीन डाली? और हमने कोई जीन नहीं डाली, ये तो इसकी प्राकृतिक क्षमता है। तो प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग करके ऐसे उत्पाद बनाना, ये बच्चों ओल्ड बायोटेक के अंदर आता है। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी एक तरह से 1970 से पहले की बायोटेक्नोलॉजी है। 1970 से पहले की बायोटेक को हम ओल्ड बायोटेक कहते हैं, जिसमें जीवधारी की प्राकृतिक क्षमता काम में लेते हैं। इसको बच्चों आप नोट कर लीजिएगा। अगला आता है न्यू बायोटेक्नोलॉजी, न्यू या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ये एक तरह से 1970 के बाद की बायोटेक्नोलॉजी है। इसमें हम जीन को लेंगे और दूसरे जीवधारी के अंदर ट्रांसफर करेंगे। ऐसे जीन को ट्रांसफर करना यह एक तरह की इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो यहां पर क्या किया जाता है? आनुवंशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर उत्पादों का निर्माण करते हैं। यानी यहां पर भी हम उत्पाद तो बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके। अच्छा, एक हल्का सा मैं आपको यहां पे आइडिया भी देता हूं, एग्जांपल समझते हैं। ई कोलाई में मानव इंसुलिन का निर्माण, ई कोलाई के अंदर इंसुलिन का जो निर्माण होता है, यह न्यू बायोटेक का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। इसको बच्चों आप ऐसे समझिएगा, पुराने जमाने में क्या होता था कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को, यह कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति को डायबिटीज है। अच्छा, व्यक्ति को डायबिटीज है मतलब इसके अंदर इंसुलिन की कमी है। डायबिटीज होने का मतलब ये इंसुलिन की कमी है। इस व्यक्ति के अंदर इंसुलिन की कमी है, तो अब हम इसमें इंसुलिन कहां से डालें? भैया इसको कहीं ना कहीं बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा। डायबिटीज है, इंसुलिन की कमी है। अब बात आती है इंसुलिन कहां से लाया जाए। भाई इसमें इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना है, तो इंसुलिन लाए कहां से? पुराने जमाने के अंदर क्या किया जाता था कि पुराने जमाने के अंदर काऊ या पिग, इनको बच्चों मारा जाता था, और काऊ और पिग से फिर यहां से इनकी बॉडी से इंसुलिन को बाहर निकालते थे, और जो इंसुलिन बाहर निकलता था यही मानव के अंदर प्रवेश करा देते थे। यानी मानव में गाय या सुअर का इंसुलिन प्रवेश कराते थे। गाय या सुअर का इंसुलिन इसलिए प्रवेश कराते हैं क्योंकि इनका इंसुलिन मानव के इंसुलिन से काफी कुछ मिलता जुलता है। 100% सेम नहीं है, मिलता जुलता होता है। अब बच्चों होता है क्या है, जब गाय या सुअर का इंसुलिन मानव में ट्रांसफर करते हैं तो कुछ व्यक्ति तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई व्यक्तियों के अंदर यहां एलर्जी आ जाती है। क्योंकि हमने किया क्या, गाय या सुअर का उत्पाद हमने मानव में डाल दिया, तो मानव की बॉडी में उसमें एलर्जी आने लग जाती है। मतलब मानव इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करता, ग्रहण नहीं कर पाता। यानी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एलर्जी आ गई। और एक और बड़ी प्रॉब्लम, इस इंसुलिन को लाने के लिए गाय या सुअर को मारा जाता है। यह भी तो अच्छी बात नहीं है। तो इसका मतलब यह तरीका इतना अच्छा तरीका नहीं था, बेकार तरीका था। तो फिर बात आती है इंसुलिन का निर्माण कैसे किया जाए। तो आज के टाइम पर क्या किया जाता है, सबसे पहले पेशेंट में से या किसी भी व्यक्ति में से मानव की इंसुलिन की जीन को बाहर निकालते हैं। मतलब इंसुलिन की जीन को बाहर निकाले, और ये किसी भी व्यक्ति से निकाल सकते हैं। और मुझे बताओ कौन सी सेल से निकालना चाहिए। हां, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, बॉडी की आप किसी भी सेल का यूज कर सकते हो, क्योंकि बॉडी की हर सेल में इंसुलिन की जीन होती है। अरे हर सेल में तो कहीं से भी ले सकते हो, और किसी भी पर्सन की ले सकते हो, क्योंकि सभी व्यक्तियों के अंदर इंसुलिन की जीन समान है। तो किसी भी व्यक्ति से मानव की इंसुलिन की जीन को बाहर निकालेंगे, फिर इस इंसुलिन की जीन को उठा के ई कोलाई में प्रवेश कराएंगे, बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कराएंगे। अच्छा, मानव की जीन कहां डाल दी? ई कोलाई के अंदर। फिर ई कोलाई के अंदर इस जीन से आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, और यह प्रोटीन एक तरह का इंसुलिन ही होगा। अब बताओ, जीन अगर मानव की है तो इंसुलिन जो बनेगा मानव का ही बनेगा। हां, बनाया ई कोलाई ने, लेकिन जीन हमारी है तो उत्पाद भी हमारा हुआ। यानी अपना ही इंसुलिन बना, और अब इस इंसुलिन को उठा के अगर पेशेंट में ट्रांसफर करे, अब सोच के बताना, इस इंसुलिन को अगर ट्रांसफर करेंगे तो मानव का ही इंसुलिन है, तो व्यक्ति में कोई एलर्जी नहीं आएगी, क्योंकि मानव की जीन से बना है।
तो यहां पर व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और ई कोलाई में वृद्धि कराने का एक बड़ा फायदा यह होता है, ई कोलाई की सेल बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होती है। 20 मिनट में 1 से 2 सेल बनेगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी, ऐसे तेजी से बढ़ेगी। और जैसे जैसे इस सेल की नंबर बढ़ती जाएगी, इंसुलिन का उत्पादन भी बढ़ेगा। यानी दो फायदे, एक तो इंसुलिन का उत्पादन कम समय में हो जाएगा, और दूसरा फायदा, इस इंसुलिन को मानव में ट्रांसफर करेंगे तो एलर्जी भी नहीं आएगी। तो आज के टाइम पे हम कर क्या रहे, जीन को निकाल रहे हैं, ई कोलाई में डाल रहे हैं, उत्पाद बाहर निकाल रहे हैं, फिर मानव में प्रवेश करा रहे हैं। ये जो काम किया जा रहा है, ये बच्चों एक तरह का कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, हिंदी में कहें आनुवंशिक इंजीनियरिंग। तो ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग है। तो हमने यहां पर उत्पाद कैसे बनाए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके उत्पाद बनाए। तो ऐसी बायोटेक को हम न्यू बायोटेक कहते हैं। ओल्ड और न्यू बायोटेक डिफरेंस समझ में आया? जीवधारी अपनी प्राकृतिक क्षमता से उत्पाद बनाए, कोई जीन भी नहीं डालना है, प्राकृतिक क्षमता से बनाए तो वो कहलाता है ओल्ड बायोटेक। और ऐसे जीन डाल के उत्पाद बनाया जाए तो यह कहलाता है न्यू बायोटेक्नोलॉजी। न्यू बायोटेक्नोलॉजी से कई उत्पाद बनाए गए, जैसे इंसुलिन का निर्माण किया गया, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के निर्माण किए गए, और भी कई सारी चीजें यहां पर डेवलप की जाती है। आगे इसके बारे में बताएंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से कौन कौन से उत्पाद बनाए जाते हैं। जो बात यहां पर अभी तक समझे, क्लियर हुई बच्चों अच्छे से? इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो आगे बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। ये तो मैंने एक रफ वे में आपको समझाया, बस आप अभी इसको नोट कर लीजिए। क्लियर इतना? अच्छा, हमने दो तरह की बायोटेक्नोलॉजी समझी, ओल्ड और न्यू। अब बच्चों किया क्या गया, ओल्ड बायोटेक और न्यू बायोटेक को मिलाकर बायोटेक की एक नई परिभाषा दी, और यह परिभाषा देने का काम किया है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। शॉर्ट में इसको कहते हैं EFB। EFB का फुल फॉर्म बोलो, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने क्या किया, जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा दी, जिसमें इन्होंने प्राचीन मतलब ओल्ड और आधुनिक मतलब न्यू आणविक जैव प्रौद्योगिकी की बातों को सम्मिलित किया है। सीधी सी बात है, ओल्ड बायोटेक न्यू बायोटेक को मिला के बायोटेक की नई परिभाषा बना दी। अब इन्होंने जो परिभाषा दी, आपको यही परिभाषा ढंग से याद रखनी है। आपके एनसीईआरटी में यही परिभाषा दी है, तो आप इसको ध्यान रखें। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक द्वारा दी गई परिभाषा निम्न प्रकार से है, नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीवों, कोशिकाओं, उसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन। अब यह परिभाषा कहना क्या चाहती है, लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन ये कहना क्या चाहती है इसको समझने की कोशिश करो आप। यहां पर क्या करना है, नए उत्पाद बनाना है। नए उत्पाद बनाना है, क्यों बनाना है, सेवा करने के लिए। किसकी सेवा, मानव की सेवा। तो मानव की सेवा करने के लिए नए उत्पाद बनाना है। अब बात आती है उत्पाद कैसे बनाएं। तो उत्पाद बनाने के लिए क्या करना है, प्राकृतिक विज्ञान के साथ, नेचुरल साइंस के साथ जीव, कोशिका या उसका अंग या आणविक अनुरूप जैसे डीएनए आरएनए का समायोजन मतलब जोड़ना है। करना क्या है, नेचुरल साइंस के साथ कुछ चीजों को जोड़ेंगे। जोड़ेंगे मतलब उनका समायोजन करेंगे। प्राकृतिक विज्ञान के साथ चीजों को जोड़ेंगे, जैसे कोशिका, उसका कोई भाग, उनको जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, ताकि उत्पाद बने, और यह उत्पाद कहां काम आ जाए, मानव की सेवा के लिए। इसको ऐसे समझो आप, जैसे ये ई कोलाई की सेल है, इस सेल में डीएनए से आरएनए बनना, प्रोटीन बनना। ये जो डीएनए आरएनए प्रोटीन बनना है, ये सब बच्चों अपने आप में नेचुरल साइंस है। ये अपने आप में नेचुरल साइंस होती है। अच्छा, इसको मैंने नेचुरल साइंस क्यों कहा, क्योंकि ये नेचर में अपने आप होता है। अपनी सेल में डीएनए से आरएनए बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, ये अपने आप ही तो हो रहा है। क्या आपकी मर्जी से बन रहा है क्या, नहीं, सब अपने आप हो रहा है। और अपने आप हो रहा है मतलब ये नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान है। अब बच्चों किया क्या क्या, इस प्राकृतिक विज्ञान के साथ हमने हमारी जीन को जोड़ दिया। मतलब ह्यूमन की जीन को उठा के यहां ट्रांसफर किया, यानी ह्यूमन की जीन का उठा के यहां पर समायोजन कर दिया। समायोजन मतलब जोड़ना, इंटीग्रेशन करना। मानव की जीन का यहां इंटीग्रेशन किया, इस इंटीग्रेशन से आरएनए प्रोटीन बने, मतलब प्राकृतिक विज्ञान चली। और इसी प्राकृतिक विज्ञान से क्या बन गए बच्चों, उत्पाद। और ये जो उत्पाद बने, मानव की सेवा कर रहे हैं। अरे यही उत्पाद जो प्रोटीन बनेगा, ये मानव की सेवा ही तो कर रहे हैं, मानव की हेल्प ही तो कर रहे हैं। तो हमने किया क्या, मानव की सेवाओं के लिए उत्पाद बनाए। कैसे बनाए, प्राकृतिक विज्ञान के साथ कुछ चीजों का समायोजन कर दिया, जैसे डीएनए का समायोजन कर दिया, कुछ सेल का समायोजन कर दिया, कुछ ना कुछ समायोजन कर देते हैं। तो यह परिभाषा क्या कहना चाहती है, समझ में आया बच्चों अच्छे से?
आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। और कभी आपसे बायोटेक की परिभाषा लिखने को कहे तो आप यही परिभाषा लिख के आइएगा। बात समझ में? और यह परिभाषा किसने दी है? तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने यह स्टैंडर्ड परिभाषा दी है। बात समझ में? अच्छा, यहां पे बच्चों एक खास बात आती है साइंटिस्ट के नेम। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है पॉल बर्ग। पॉल बर्ग को कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक या बायोटेक्नोलॉजी के जनक, आप इनको कह सकते हो। पॉल बर्ग साहब ने किया क्या था? इन्होंने SV40 वायरस की जीन को लैम्बडा बैक्टीरियोफेज की मदद से ई कोलाई में प्रवेश कराया था। यानी वायरस की जीन को उठा के बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कराया था बाय द हेल्प ऑफ लैम्बडा बैक्टीरियोफेज। इसको आप ऐसे समझो। ये बच्चों आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर एक वायरस ड्रॉ किया है। यह वायरस है SV40। वायरस का नाम क्या है? SV40। और ये बच्चों यहां पर ई कोलाई की सेल है, ये ई कोलाई की सेल। अब इन्होंने क्या किया? वायरस के कुछ पार्ट को लेके, कुछ जीन को लेके ई कोलाई के अंदर प्रवेश कराया। बताओ कहां से कहां प्रवेश हो रहा है? SV40 से ई कोलाई के अंदर प्रवेश कराया गया। और प्रवेश कराते टाइम यहां पर इन्होंने हेल्प ली थी लैम्बडा बैक्टीरियोफेज की। मतलब इस लैम्बडा बैक्टीरियोफेज की हेल्प से यह जीन पहुंचाई थी। अच्छा, एक जीवधारी की जीन दूसरे जीवधारी में पहुंचाई, यह अपने आप में एक बहुत ही अनोखी डिस्कवरी थी। जरा सोचो, मैं आपको एक जीन दूं और आपसे कहूं कि इसे किसी प्लांट में, किसी एनिमल में ट्रांसफर करो। यह ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल होगा। आप उस जीन को बस देखते रहोगे, आपको ट्रांसफर करना नहीं आएगा कि कैसे ट्रांसफर किया जाए। लेकिन पॉल बर्ग ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक जीवधारी की जीन को उठा के दूसरे के अंदर ट्रांसफर करा दिया था। तो पॉल बर्ग का यह काम बड़ा यूनिक था। इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक तरह से कहीं शुरुआत की, तो इन्हें आनुवांशिक इंजीनियरिंग के जनक कह सकते हैं। एक साइंटिस्ट और बड़े फेमस है, कोहन एंड बॉयर। आपके एनसीईआरटी में इनका नाम लिखा है, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोहन एंड बॉयर। कोहन एंड बॉयर में से ये बच्चों कोहन और ये बॉयर, ये कोहन साइंटिस्ट, ये बॉयर साइंटिस्ट। आपके एनसीईआरटी में इनका डायग्राम बना भी रखा है, मतलब इनका फोटो लगा रखा है। कोहन एंड बॉयर ने किया क्या था? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इन दोनों वैज्ञानिक ने सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब दो अलग अलग जीवधारी के डीएनए को जोड़ दिया। दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को जोड़कर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का काम कोहन एंड बॉयर, दो वैज्ञानिक ने किया। तो इन्होंने क्या किया? प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को साल्मोनेला टाइफिमोरियम के प्लाज्मिड के साथ जोड़कर प्रथम रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया। तो ध्यान रखना, इन्होंने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। कैसे बनाया था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को साल्मोनेला टाइफिमोरियम के प्लाज्मिड के साथ जोड़ा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ली, प्लाज्मिड लिया, चिपकाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया गया। कैसे इन्होंने तैयार किया था, यह बात अब मैं आपको और समझाता हूं। ये तो हमने लिखा है, इसको मैं और डिटेल में आपको समझाता हूं। जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं, यह आपकी एनसीईआरटी में पूरा एक पैराग्राफ दिया है। अच्छा, उस पैराग्राफ को जब आप समझे, तो जो डायग्राम मैं अभी थोड़ी देर बाद बनाऊंगा, उस डायग्राम को देख के आप उसको समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो थोड़ी देर आप ध्यान समझो कि इन्होंने एग्जैक्टली किया क्या है। पहले मुझे बताओ, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती क्या है? मतलब किसे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कहते हैं, इस बात को समझे। समझने के लिए बच्चों मैंने क्या किया, ये एक बैक्टीरियल सेल बनाई, बैक्टीरिया। इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन अब्सेंट है। अब बात आती है एंटीबायोटिक करती क्या है। हमने इसके ऊपर ये एंटीबायोटिक डाली। एंटीबायोटिक का काम होता है इन बैक्टीरिया को जाके मार देना। एंटीबायोटिक का काम बैक्टीरिया को मारना। जैसे बच्चों हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें कहता है एंटीबायोटिक खा लेना, तो हम क्या करते हैं? एंटीबायोटिक खाते हैं, और जैसे एंटीबायोटिक खाते हैं अपने अंदर के बैक्टीरिया मरते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। तो एंटीबायोटिक का काम क्या था? इन बैक्टीरिया को मारना ही तो काम है। तो जो हम एंटीबायोटिक खाते हैं उससे ये बैक्टीरिया मर जाता है। अब समझना, इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन अब्सेंट है, मतलब इस एंटीबायोटिक को रजिस्ट करने की, रोकने की इसके पास जीन नहीं है। तो जैसे एंटीबायोटिक डालेंगे, ये एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया को मार देगा। तो बताओ, एंटीबायोटिक का काम बैक्टीरिया को मारना। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है कि अगर हम बहुत ज्यादा एक्सेस में एंटीबायोटिक खाते रहे, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक का यूज करते रहे, तो फिर प्रॉब्लम यह आती है कि ये बैक्टीरिया
समझदारी दिखा देते हैं। समझदारी दिखाने से मतलब ये अपने अंदर कुछ ऐसी जीन को एक्सप्रेस करा देते हैं जिससे ये एंटीबायोटिक इनके ऊपर अटैक नहीं कर पाती। मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस में अगर एंटीबायोटिक डाली जाए तो इससे इस बैक्टीरिया के अंदर ऐसी बच्चों यहां जीन आ जाती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। मतलब इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट थी जो एक्सप्रेस होने लग जाती है। अब सोचना, इसके ऊपर अब एंटीबायोटिक डाली जाए तो अब होगा क्या? जैसे उसके ऊपर एंटीबायोटिक डालेंगे ये जीन यहां से बनाएगी आरएनए, आरएनए से बनेगा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट जाके एंटीबायोटिक के एक्शन को खत्म कर देगा। मतलब पहले एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मार रही थी, लेकिन इस जीन ने ऐसा कुछ किया कि अब ये एंटीबायोटिक कुछ नहीं कर पा रही है। तो बताओ, इस जीन की वजह से ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से बच गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इस जीन का काम एंटीबायोटिक से बचाना है। तो क्या नाम लिखा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। मतलब एंटीबायोटिक से रेजिस्ट करने वाली, बचाने वाली जीन। अच्छा मुझे बताओ, ये क्यों मर गया था? एंटीबायोटिक ने इसको क्यों मार दिया? क्योंकि जीन एब्सेंट थी। लेकिन यहां पे ये क्यों नहीं मर पाया? क्योंकि जीन प्रेजेंट थी। तो एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का काम क्या है? एंटीबायोटिक बनाना या एंटीबायोटिक से बचाना? हां, इस जीन का काम होता है एंटीबायोटिक से बचाना। तो मैं कभी आपसे आगे ये पूछूं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मतलब एंटीबायोटिक से बचाती है। इस एंटीबायोटिक का एक नाम मैंने आपको समझाने के लिए लिया, एम्फिसिलिन। अच्छा, ये एम्फिसिलिन को मैंने डाला, लेकिन यहां पर एक रेजिस्टेंट जीन थी, तो उस रेजिस्टेंट जीन को मैं ऐसे लिख दूंगा, AMPR। AMPR का मतलब एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। अब ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इस एम्फिसिलिन को यहां पर काम करने नहीं देगी। तो एम्फिसिलिन से बचाने वाली जीन का नाम एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन से बचाने वाली जीन का नाम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। तो अलग अलग एंटीबायोटिक के लिए अलग अलग रेजिस्टेंट जीन होती है। ये मैंने एक बेसिक बात आपको समझाई है। अब इसको हम आगे समझते हैं कोहन एंड बोयर के प्रयोग में। बात को समझिएगा, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, तो बस सिखाने के लिए एक बेसिक बात थी। कोहन एंड बोयर ने क्या किया? सबसे पहले बच्चों इन्होंने ऐसी ई कोलाई की सेल को लिया। ये जो ई कोलाई की सेल होती है, सामान्य ई कोलाई, इसके अंदर एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन अनुपस्थित है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इसके अंदर नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है तो अगर इसके ऊपर एंटीबायोटिक डालते तो क्या होता? ये मर जाता। क्यों? क्योंकि जीन अनुपस्थित है। अब कोहन एंड बोयर चाहते थे कि इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को डाला जाए। तो उन्होंने क्या किया? इन्होंने बच्चों सबसे पहले एक ऐसा बैक्टीरिया लिया, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया लिया। इस बैक्टीरिया के अंदर यहां पर ऐसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी। अच्छा, बैक्टीरिया के अंदर ये कहां प्रेजेंट होती है? उसके प्लाज्मिड में। तो इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी। इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को बाहर निकाला गया। किसने निकाला? कोहन एंड बोयर। जो बात मैं आपको समझा रहा हूं, कोहन एंड बोयर का प्रयोग। बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इन्होंने सबसे पहले बाहर निकाला। अब वो चाहते थे कि इस जीन को उठा के ई कोलाई में डाला जाए। अब बात आती है जीन को यहां कैसे पहुंचाए। तो जीन को पहुंचाने के लिए इन्होंने एक दूसरे बैक्टीरिया की मदद ली थी, और वो दूसरा बैक्टीरिया था साल्मोनेला टाइफिमुरियम। ये साल्मोनेला टाइफिमुरियम भी क्या है? बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के बच्चों इन्होंने प्लाज्मिड का यूज किया, और इस प्लाज्मिड को सबसे पहले इन्होंने सेल में से बाहर निकाला। अरे बात समझ में? इस वाले प्लाज्मिड से तो रेजिस्टेंट जीन को निकाला, इस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड बाहर निकाला। अब बच्चों इन्होंने क्या किया? इन दोनों को आपस में जोड़ा। जोड़ने के लिए एक एंजाइम में आगे बताऊंगा आपको, डीएनए लाइगेज। अच्छा, लाइगेज जैसे बच्चों इन दोनों को जोड़ेगा, मतलब ये वाला पार्ट जुड़ गया। तो यहां हुआ क्या? अच्छा, प्लाज्मिड भी एक तरह का डीएनए तो है, तो इस डीएनए को इस डीएनए के साथ जोड़ दिया। तो एक तरह से दो डीएनए आपस में जोड़ दिए, तो ऐसे डीएनए को नाम दिया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये वर्ड याद रखना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब दो डीएनए को आपस में जोड़ देना, तो जो नया डीएनए बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको शॉर्ट में आरडीएनए कहते हैं। इसी का एक नाम और होता है संकर डीएनए। संकर मतलब हाइब्रिड डीएनए, या इसी को ही काइमेरा या काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं। कहीं वर्ड आ जाए काइमेरा डीएनए या काइमेरिक डीएनए, तो ध्यान रखना रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहा जाता है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब दो डीएनए को आपस में जोड़ दो, तो जो नया डीएनए बनता है उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। अच्छा, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उठा के इन्होंने इस ई कोलाई के अंदर प्रवेश कराया। इसको उठा के
जब बच्चों इसको उठा के उन्होंने ई कोलाई के अंदर प्रवेश कराया तो आप देखोगे इसके अंदर ये नई जीन आ गई, ये वाला उठ के यहां पहुंच गया तो इसके अंदर ये नई जीन आ गई। अब नई जीन आ गई, ये वाली जीन अच्छे से बताना कौन सी है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। इसके अंदर नई जीन आ गई तो इसका जीनोटाइप बदल गया। अरे नई जीन आई तो इसका जीनोटाइप कहीं ना कहीं पुराने से चेंज हो गया, तो इसका जीनोटाइप बदल गया। अच्छा, तो इसको हम कह सकते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड ई कोलाई। जेनेटिक मॉडिफाइड क्यों? क्योंकि नई जीन डाली तो इसका जीनोटाइप बदल गया, तो ये जेनेटिक क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया। शॉर्ट में इनको हम जीएम लिखा करते हैं। आगे मैं कई बार जीएम बोला करूंगा, जीएम का मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड। तो ऐसे ई कोलाई को जेनेटिक मॉडिफाइड ई कोलाई कहा जाता है। जेनेटिक मॉडिफाइड ई कोलाई की खास बात, प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन उपस्थित थी। पहले तो नहीं थी लेकिन अब उपस्थित थी। अब सोच समझ के बताना, इसके ऊपर अगर एंटीबायोटिक डाली जाए, इसके ऊपर एंटीबायोटिक डाली जाए तो इस बार ये नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंट जीन आ गई। तो मुझे बताओ, पहले एंटीबायोटिक इसको मार रही थी लेकिन अब एंटीबायोटिक इसको नहीं मार पा रही है क्योंकि रेजिस्टेंट जीन आ गई, यानी इसका कहीं ना कहीं फिनोटाइप भी बदला है। तो नई जीन आई तो जीनोटाइप बदला, साथ ही साथ नई जीन आने से इसका फिनोटाइप भी चेंज हो गया। तो यह बात याद रखना, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप भी बदल जाता है, साथ ही साथ उसका फिनोटाइप भी बदल जाता है। मुझे बताओ, यह जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए था किसने बनाया? इतना सारा समझा दिया। अब कुछ क्वेश्चन, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया? कोहन एंड बॉयर ने। कैसे बनाया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को साल्मोनेला टाइफिमुरियम के प्लाज्मिड के साथ जोड़ के बनाया। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था, क्या इसको इन्होंने मानव में प्रवेश कराया? नहीं, मानव में नहीं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उठा के उन्होंने ई कोलाई के अंदर प्रवेश कराया था। तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आ चुके हैं। यहां पे ये पूछा भी जाता है, कोहन एंड बॉयर ने जो प्लाज्मिड लिया था, किसका लिया था? साल्मोनेला टाइफिमुरियम का यूज किया था। अरे बात समझ में, ये जो प्लाज्मिड है इस जीन को यहां पहुंचा रहा है, जिसके अंदर पहुंचा रहा है उसको होस्ट सेल कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये प्रतिरोधक जीन को होस्ट सेल में पहुंचाने का काम ये प्लाज्मिड करता है। तो इसी प्लाज्मिड को यहां नाम दिया जाता है संवाहक। हिंदी में कहें संवाहक, इंग्लिश में उसको वेक्टर कहा जाता है। तो यह बच्चों एक वेक्टर का काम करता है। क्वेश्चन आता है, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते टाइम संवाहक या वेक्टर कौन सा था? साल्मोनेला टाइफिमुरियम का प्लाज्मिड था। अब बच्चों के दिमाग में एक डाउट आता है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ये भी बैक्टीरिया से निकाली थी। अब ये किस बैक्टीरिया से निकाली थी, इसके बारे में आपके एनसीईआरटी में कुछ नहीं लिखा है, बता ही नहीं रखा है कि किस बैक्टीरिया से उन्होंने लिया था। क्लियर? बच्चों के दिमाग में एक डाउट और ये भी आता है कि सर इस पूरे प्लाज्मिड को उठा के डायरेक्ट यहां पहुंचा देते, क्यों इसकी जीन को काटा गया, क्यों इसके साथ जोड़ा गया? एग्जैक्टली यहां पर क्या होता है, साल्मोनेला टाइफिमुरियम का प्लाज्मिड इसलिए लिया गया था क्योंकि ई कोलाई की सेल और साल्मोनेला टाइफिमुरियम की सेल बहुत कुछ सेम होती है। और इससे होता क्या है, इस प्लाज्मिड को उठा के जब आप ई कोलाई में डाल भी देते हैं तो ये ई कोलाई की सेल में आसानी से रेप्लिकेट कर देता है। नॉर्मल प्लाज्मिड नहीं कर पाता, लेकिन दोनों की सेल मिलती जुलती है, तो इसका प्लाज्मिड उठा के यहां ट्रांसफर कर भी दे तो ये आसानी से यहां रेप्लिकेट कर जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये भी बनता है, कोहन एंड बॉयर ने प्लाज्मिड में साल्मोनेला टाइफिमुरियम का ही यूज क्यों किया? क्योंकि बच्चों ई कोलाई की सेल और साल्मोनेला टाइफिमुरियम की सेल काफी मिलती जुलती होती है, तो यह आसानी से यहां पर रेप्लिकेट कर सकती है। बात समझ में? तो यह पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया गया, यह बात मैंने आपको समझाई। क्लियर? इसको बच्चों आप नोट भी कीजिएगा, इसको नोट करो और ये भी नोट करो। क्लियर? नोट किया इतना बच्चों? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो की जाती है उसका बच्चों मैं आप लोगों को एक बेसिक आइडिया दूंगा। डिटेल में हम सारी स्टेप्स को समझेंगे, अभी बस मैं एक बेसिक आपको समझा रहा हूं कि एग्जैक्टली बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या प्रोसेस फॉलो की जाती है। मैं फिर कह रहा हूं, बेसिक समझा रहा हूं, डिटेल में आपको आगे एक एक स्टेप को समझाया जाएगा। जब भी बायोटेक शुरू होती है, मान लीजिए बायोटेक की कोई कंपनी इंसुलिन बनाना चाहती है, उसका टारगेट है कि इंसुलिन बनाया जाए। अब वो इंसुलिन कैसे बनाती होगी, इसके क्या क्या प्रोसीजर होते होंगे, वो मैं आपको समझाता हूं। इंसुलिन बनाने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले आवश्यकता है इंसुलिन की जीन। बात आती है इंसुलिन की जीन कहां से लाए, तो मैंने आपको कई बार बताया, बॉडी की किसी भी सेल से ले सकते हैं, किसी भी पर्सन से ले सकते हैं। तो किसी भी पर्सन की ये हमने एक सेल ले ली है, इस सेल में से, अच्छा सेल में से पहले तो हम डीएनए को बाहर निकालेंगे, तो यहां से सेल में से डीएनए का पृथक्करण करते हैं।
डीएनए का पृथक्करण कैसे किया जाता है ये मैं आपको आगे समझा दूंगा, डिटेल में सब समझाऊंगा, बस आप अभी ध्यान रखो। पहला काम यही होता है डीएनए का पृथक्करण। बायोटेक शुरू मतलब डीएनए का आइसोलेशन करना है। डीएनए को आइसोलेट करेंगे मतलब सेल को तोड़ेंगे, डीएनए को बाहर निकाल दिया, डीएनए बाहर आ गया। अच्छा, सेल का डीएनए बाहर आ गया, लेकिन हमें पूरा का पूरा डीएनए ई कोलाई में होस्ट में नहीं पहुंचाना है। पूरा डीएनए तो पहुंच ही नहीं पाता, बहुत मुश्किल है। हमें तो एक जीन से मतलब है। अब इसमें इंसुलिन की जीन हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो पहले जो डीएनए बाहर आया इसको हम आरई द्वारा काटेंगे। आरई मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं बहुत जल्दी हम बच्चों इसको भी समझने वाले हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने इसको काटा तो इससे डीएनए के कई टुकड़े बन गए, बहुत सारे टुकड़े होंगे, कोई छोटा टुकड़ा कोई बड़ा, हर तरह का टुकड़ा होगा। अब इन्हीं टुकड़ों में कोई ना कोई अपनी इंसुलिन की जीन होगी, कोई ना कोई तो होगी। अब यहां पर इन सारे टुकड़ों में से हम इंसुलिन की जीन का चयन करते हैं। इंसुलिन की जीन का चयन कैसे करते हैं यह मैं आपको फिर आगे समझाऊंगा। इंसुलिन की जीन का वांछित जीन का चयन, वांछित जीन हमारे लिए क्या है? इंसुलिन की जीन, तो उसका हम चयन करेंगे। कैसे वो आगे बता दिया जाएगा। यहां से बच्चों हमने इंसुलिन की जीन को बाहर निकाल दिया। अब सपोज करो इंसुलिन की जीन की यहां नंबर बहुत कम है। अब हमें यहां पर इसकी नंबर बढ़ाना, नंबर बहुत कम है, हम चाहते हैं इसकी नंबर बढ़ाए। अब बताओ सेल के बाहर नंबर को बढ़ाना है, कौन सी तकनीक काम मिले? सिखा रखा है मैंने आप लोग को, कौन सी तकनीक? वेरी गुड, पीसीआर। तो यहां पर हम पीसीआर द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। अच्छा, यहां पर पीसीआर करेंगे तो इसकी संख्या वृद्धि होगी, यानी इस जीन की यहां कई कॉपी बन जाएगी। मतलब अपनी वांछनीय जीन को चयन किया, पीसीआर किया, संख्या बढ़ा दी। लेकिन पीसीआर ऑप्शनल होता है, यह वैकल्पिक स्टेप है, इसके बिना भी काम हो सकता है। अगर आपके पास ऑलरेडी इसकी संख्या ज्यादा है तो पीसीआर करने की जरूरत नहीं है, यानी पीसीआर यहां पर एक ऑप्शनल स्टेप रखी जाती है। अब बच्चों ये डिजायर्ड जीन आ चुकी है, इसकी संख्या थोड़ी ज्यादा इसलिए रखते भी है ताकि जब हम इसको वेक्टर के साथ, संवाहक के साथ जोड़ते हैं तो संवाहक के साथ जब इसको जोड़े तो एक शायद जुड़े ना जुड़े, इसलिए हम संख्या ज्यादा रखते हैं। अब बच्चों इनको होस्ट में पहुंचाते टाइम पहले हमें जरूरत पड़ती है एक स्पेशल डीएनए की, और इस स्पेशल डीएनए का नाम संवाहक। संवाहक इंग्लिश में कहूं तो यह बच्चों बन जाता है वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट। बायोटेक के अंदर वेक्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वेक्टर बच्चों ये इस वांछनीय जीन को होस्ट की कोशिका में, पोषी कोशिका में प्रवेश कराने में काम आता है। अच्छा, सबसे पहले संवाहक जो लिया जाता है, इस संवाहक की भी कई कॉपी ली जाती है। सिखाने के लिए मैंने जैसे 2 कॉपी बना रखी है, लेकिन ऐसे वेक्टर की कई कॉपी ली जाती है। और ये जितनी भी कॉपी होती है, इन सारी कॉपी को बच्चों ऐसे टेस्ट ट्यूब में भर लिया जाता है। यानी इस वेक्टर को कहां भर लिया गया? टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब में भरने के बाद इसके अंदर एक एंजाइम डाल दिया जाएगा, आरई। मतलब इसके अंदर यहां पर आरई डालेंगे। आरई का काम होता है कट लगाना। वेक्टर भी एक डीएनए है, तो यहां पर बच्चों इसके अंदर भी एक कट लग गया। ये कटिंग किसने की? हाँ, आरई ने, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने जब इसको काटा तो कट करने के बाद आप देखो यहां बच्चों ऐसे कुछ एंड बन गए, ऐसे यहां पर। सिखाने के लिए मैंने फिर कहा 2 वेक्टर ले रखे हैं, लेकिन इन वेक्टर की यहां पर 2 नहीं, कई सारी संख्या ली जाती है। टेस्ट ट्यूब में बहुत सारे इनको भर रखा होता है। अब बच्चों क्या करेंगे, इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें ये वेक्टर कटे हुए हैं, इस वांछनीय जीन को उठाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे। मतलब यहां पर बच्चों हम इस वांछनीय जीन को उठा के इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहां डाल देंगे। ये वांछनीय जीन उठा के यहां डाल दी। अब बात आती है इन दोनों को आपस में चिपकाना है, इनको आपस में चिपकाना है। यहां चिपकाने का काम कौन करेगा? तो बायोटेक के अंदर कभी भी 2 डीएनए को अगर चिपकाना हो, सबसे फेमस एंजाइम लाइगेज, तो यहां एक स्पेशल एंजाइम काम में लिया जाता है, डीएनए लाइगेज। अब बच्चों डीएनए लाइगेज जैसे यहां डालेंगे तो डीएनए लाइगेज इनको चिपकाएगा। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात, जब लाइगेज इनको जोड़ता है तो यहां 2 बातें हो सकती है। एक बात यह होती है कि ये जो वेक्टर है ऐसे बच्चों कटा हुआ है, एक चांस ये ऐसे कटा हुआ है, तो एक चांस है कि वापस खुद से जुड़ जाए। मतलब ये ऐसे कटा था, फिर से ये जुड़ जाए, मतलब ये वापस खुद से जुड़ जाए, ये नई जीन यहां ना जुड़े। चांस तो है, ज्यादा चांस यही होता है कि ये खुद से ही जुड़ जाता है। मतलब नई जीन जुड़ नहीं पाती और ये खुद से ही लाइगेट हो जाता है, खुद से ही चिपक जाता है। तो पहला केस तो यहां पर होता है कि ये खुद से जुड़ गया। अच्छा, खुद से जुड़ गया तो नई जीन यहां आई नहीं, मतलब ये नई जीन यहां जुड़ी नहीं, बस ये खुद से लाइगेट हो गया, यहां पे कुछ नया आई नहीं। लेकिन एक चांस ये भी तो होता है कि ये वांछनीय जीन आके यहां जुड़ जाए,
बिल्कुल हो सकता है। तो एक चांस ये था कि वांछनीय जीन जुड़ गई, मतलब यहां पर ये अपनी वांछनीय जीन आकर, ये वांछनीय जीन आकर यहां ऐसे जुड़ जाए। तो बताओ कितनी संभावना हुई? दो। एक संभावना खुद से जुड़ जाए और दूसरी संभावना यह है कि वांछनीय जुड़ जाए। तो मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा रिकॉम्बिनेंट होगा? हाँ, रिकॉम्बिनेंट मतलब जिसमें दो को जोड़ा जाए। तो एग्जैक्टली ये और ये दो तो यहां पे आके जुड़े हैं, तो इसका मतलब ये वाला रिकॉम्बिनेंट होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं अपुनर्योजी मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट। अपुनर्योजी डीएनए मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो ये वाला यहां पर बन जाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट। अच्छा, इसको बच्चों में एक नाम और दे सकता हूं, सेल्फ लाइगेटेड। सेल्फ लाइगेटेड का मतलब होता है खुद से ही जुड़ जाना, खुद से ही चिपक जाना। लेकिन यहां डिजायर्ड जीन आ गई तो ऐसे डीएनए को हम कहेंगे पुनर्योजी डीएनए। इंग्लिश में लिखना चाहूं तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ध्यान रखना, दो तरह के केस बनते हैं, एक होता है नॉन रिकॉम्बिनेंट, दूसरा रिकॉम्बिनेंट। आप बताओ इन दोनों में से हमारे काम का कौन सा है? रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट? वेरी गुड, ये रिकॉम्बिनेंट हमारे काम का है क्योंकि हमारी वांछनीय जीन यहां लगी हुई है, यहां तो ही नहीं, अपनी वांछनीय जीन यहां लगी हुई है, मतलब ये हमारे काम का है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे लिए काम का होता है। क्लियर? लेकिन अभी हम, ये सब टेस्ट ट्यूब में बने हुए, अभी हम यहां पर इनका कोई चयन नहीं करेंगे और दोनों को उठा के एज सच हम बच्चों होस्ट कोशिका में पहुंचाने का काम करेंगे। अभी तक क्या काम किया है, एक आउटलाइन फिर देता हूं। डीएनए को बाहर निकाला, आरी से काटेंगे, काटने के बाद वांछनीय जीन का चयन करेंगे, संख्या बढ़ाने के लिए पीसीआर। वेक्टर को भी काटेंगे, फिर इनको चिपकाने के लिए लाइगेज डालेंगे। दो संभावना है, खुद से जुड़ गया नॉन रिकॉम्बिनेंट और नया जीन जुड़ गया तो रिकॉम्बिनेंट। बात समझ में? इन दोनों को उठा के अब कहां डाल देंगे? होस्ट कोशिका के अंदर, पोषी कोशिका के अंदर। अभी तक जो समझाया पहले इसको बना भी लो आप लोग। ड्रॉ किया बच्चों इतना। अब बच्चों इन दोनों को उठा के हम होस्ट सेल में डालने वाले हैं। तो यहां पर आप लोगों को समझाने के लिए फिर से मैंने दोनों बना दिए, आपको बनाने की जरूरत नहीं, सिखाने के लिए फिर से दो बना दिए। बताओ ये वाला रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट? यस, ये हो गया नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए और ये हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्योंकि यहां नया डीएनए आ गया। अच्छा, इसको मैं शॉर्ट में एनआर लिख देता हूं, नॉन रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट को मैं शॉर्ट में आर लिख देता हूं। अब इनको उठा के कहां ट्रांसफर करेंगे? पोषी कोशिका में स्थानांतरण, होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। इस तरह से बच्चों यहां पर हम ये होस्ट सेल ले लेते हैं, होस्ट सेल ले ली। अच्छा, ये जो बच्चों हम होस्ट सेल लेते हैं, होस्ट सेल में पहुंचाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये तो अभी सेल के बाहर है। सेल के बाहर डीएनए पड़ा है, कुछ काम का नहीं है क्योंकि वो एक्सप्रेस होता नहीं है, आरएनए प्रोटीन बनाता नहीं है। तो इस डीएनए को होस्ट सेल में पहुंचाना बहुत जरूरी है। इनको सेल में पहुंचाते टाइम ये होस्ट का मेन डीएनए तो है ही, अब इनको उठा के यहां ट्रांसफर करेंगे। हम बच्चों होस्ट सेल की कई सारी नंबर लेते, जैसे बैक्टीरिया जो लिया है सिखाने के लिए 1 2 3 ले लिए, लेकिन ऐसे 3 नहीं, इनकी संख्या यहां बहुत सारी मिल जाती है। अब जब इनको होस्ट सेल में पहुंचाते हैं, एक केस ये आता है, अलग अलग केस होते हैं, चर्चा करते हैं। एक केस ये होता है कि इनमें से कोई भी यहां ना पहुंचे। हो सकता है भाई दोनों में से कोई नहीं जाए, जरूरी थोड़ी है कि हर सेल में जीन जाएगी। और मैं तो यह कहूंगा ज्यादातर सेल में जीन पहुंचती ही नहीं। जीन पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम होता है, मतलब ज्यादातर सेल में ये जीन जाएगी नहीं, मतलब यहां कुछ पहुंचा ही नहीं, कुछ ट्रांसफर ही नहीं हुआ। अगर कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ तो यह हो गया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या कहेंगे बच्चों? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब बोलो कुछ भी यहां स्थानांतरण नहीं हुआ। इसको शॉर्ट में एंटी लिखा करेंगे। यह वर्ड मैं आपसे कई बार पूछूंगा, मैं आगे बस एंटी लिखूंगा। एंटी मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, मतलब कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ। एक चांस यह था कि बच्चों ये वाला उठ के यहां आ जाए, आ गया। अच्छा, ये वाला आ गया, मतलब कुछ तो ट्रांसफर हुआ है, कुछ तो ट्रांसफर हुआ, लेकिन किसका हुआ? नॉन रिकॉम्बिनेंट का। तो इसको मैं लिखूंगा ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। मुझे बताओ ट्रांसफॉर्मेंट क्यों कहा? ट्रांसफॉर्मेंट बच्चों इसलिए कहा है क्योंकि कुछ ना कुछ ट्रांसफर तो हुआ है, लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट का हुआ तो मैं लिख दूंगा T-NR। T का मतलब ट्रांसफॉर्मेंट, NR का मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो हम यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं T-NR। समझ गए सब अच्छे से? एक केस ये भी तो होता है कि बच्चों ये वाला उठ के यहां पहुंच जाए, हो सकता है। अब बताओ इसमें भी कुछ ना कुछ ट्रांसफर तो हो रहा है। यहां पे बच्चों ये ट्रांसफर हुआ, यहां ये ट्रांसफर हुआ,
तो ये ट्रांसफर हुआ तो ट्रांसफॉर्मेंट तो है, लेकिन किसका? रिकॉम्बिनेंट का। आप बताओ क्या नाम देना चाहिए? यस, इसको हम नाम दे देंगे ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल। शॉर्ट में इसको हम टीआर लिख देंगे। टीआर मतलब ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। तो मुझे बताओ टोटल केस कितने बन गए? 3। पहला केस दोनों में से कोई नहीं गया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। दूसरा केस ये गया ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट, और ये गया ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। तो टोटल 3 केस बनते। आगे मैं आपसे जैसे ये पूछूं होश में पहुंचाया, बताओ कितने केस बनेंगे? तो आपको उसी टाइम ध्यान रखना है 3 केस बनते। अच्छा, इन तीनों में से हमारे लिए काम की सेल कौन सी है? हमारी जीन कहां लगी है? यहां पर जीन है, ये रेड कलर वाली वांछनीय जीन यहां पर है, मतलब हमें इसका चयन करना पड़ेगा। इन तीनों में से हमें इसका चयन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उठा के होस्ट में तो डाल दिया, लेकिन अब हमें रिकॉम्बिनेंट सेल का चयन करना पड़ेगा। बात आती है इसका चयन कैसे किया जाए। चयन करने का काम भी मैं आपको आगे ही समझाऊंगा। तो अगला पार्ट क्या आता है, पहले इसको नोट कर लो, ये नोट कर लो, और ये भी नोट कर लो। क्या नोट? अब इनको उठा के हम बच्चों होस्ट में पहुंचाने वाले हैं। तो अगला पार्ट आता है, ये तीनों सेल वही थी, मैंने सच यहां बना दी है। अगली स्टेप यहां आती है, इन तीनों में से ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट का चयन किया जाए, मतलब इसका चयन किया जाए, क्योंकि इसके अंदर हमारी वांछनीय जीन है। इसका चयन कैसे किया जाता है यह मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। चयन करना डिटेल में मैं आपको आगे समझाऊंगा। मैंने कहा ना, अभी बस मैं एक बेसिक बात आपको समझा रहा हूं कि क्या स्टेप फॉलो हो रही है। डिटेल में हर स्टेप को मैं आगे आपको सिखाऊंगा। अब इन तीनों में से इसका चयन करेंगे। मान लीजिए इसका चयन कर दिया, तो ये यहां पे चयन हो गई। अब मुझे बताइए, इसके अंदर, इस बैक्टीरिया के अंदर नई जीन आ गई। नई जीन तो आ गई, इसका मतलब ये जेनेटिक मॉडिफाइड है, तो इसको मैं लिख सकता हूं आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव, जेनेटिक मॉडिफाइड जीवधारी, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इनको शॉर्ट में जीएमओ लिखा जाता है। जीएमओ का फुल फॉर्म जेनेटिक मॉडिफाइड, ओ का मतलब ऑर्गेनिज्म, तो ये जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर नई जीन आई तो जीनोटाइप बदला, नई जीन के कारण फिनोटाइप भी बदलेगा, जीनोटाइप फिनोटाइप इसके बदल जाते हैं। अब बच्चों मुझे बताओ, हमारी जीन यहां पर केवल एक है, एक ही जीन तो है। अब इस एक जीन से ज्यादा उत्पादन होता नहीं। अरे एक जीन से बहुत कम उत्पादन होगा, एक जीन से बहुत उत्पादन हो नहीं सकता। तो कंपनियां क्या करती है, अब इसके उत्पादन को बढ़ाना चाहती है, मतलब इन सेल्स की, इन वांछनीय जीन की संख्या बढ़ाना चाहती है। तो अगला बायोटेक का पार्ट ये आता है, इनकी संख्या बढ़ाई जाए। अभी तक हमने क्या किया, सेल में से डीएनए बाहर निकाला, आरई से काटा, वांछनीय जीन को चुना, पीसीआर से संख्या बढ़ाई, वेक्टर के साथ जोड़ा, होस्ट में पहुंचाया, और ये टीआर का सिलेक्शन कर दिया। यहां पर सिलेक्शन करने के बाद हमने जीएमओ बनाया। ये जीएमओ बनाने तक की कहानी, ये सारी कहानी कहलाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। ये आनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग है। ये बायोटेक का पहला पार्ट है, पहला चरण है। बायोटेक के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट तो आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग करना, जिसके अंदर हम जीएमओ बना लेते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब इसका अगला चरण ये आता है कि हमें उत्पादन को बढ़ाना भी है। तो बायोटेक में ही अगला सेक्शन इसमें चलता है, उत्पादन को बढ़ाना। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब जीएमओ बनाने तक की कहानी है। क्लियर? अब बच्चों इसका उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, मुझे बताओ। ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड की खास बात ये होती है कि इस प्लाज्मिड की यहां पर अगर इसकी नंबर बढ़ाना है तो इस प्लाज्मिड को यहां पर रेप्लिकेट करना पड़ेगा, मतलब इसकी यहां संख्या बढ़ानी पड़ेगी, इसको रेप्लिकेट करना पड़ेगा। अब मुझे आप बताओ, इसको यहां रेप्लिकेट कैसे किया जाए सेल के अंदर। सेल के अंदर रेप्लिकेट करने के लिए सबसे मेन बात जरूरी होती है कि जो वेक्टर हमने लिया है, जो प्लाज्मिड हमने लिया है, इसके अंदर ORI साइट होनी चाहिए। बहुत दिनों बाद यह शब्द आया, ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ORI मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होनी चाहिए, जिससे यह रेप्लिकेट करे। तो जो वेक्टर हम लेते हैं, इस वेक्टर में ORI होना जरूरी है। आगे मैं वेक्टर की आप लोगों को विशेषता लिखवाऊंगा। पहली विशेषता यही लिखवाई जाएगी, ORI होना जरूरी है, क्योंकि ORI से जैसे ये रेप्लिकेट करेगा, ORI से जैसे रेप्लिकेट करेगा, वांछनीय जीन भी हो जाएगी। अब मुझे बताओ, एक ही सेल के अंदर प्लाज्मिड की कितनी कॉपी हो गई? 2। फिर ये रेप्लिकेट करे तो 4, फिर रेप्लिकेट करे तो 8। इस तरह से एक ही सेल में
प्लाज्मिड की कई कॉपी हो सकती है। यह ध्यान रखना, बच्चों के दिमाग में यहां डाउट आता है कि सर एक सेल में तो एक ही प्लाज्मिड होता है। यस, एक प्लाज्मिड की यहां एक नहीं कई कॉपियां हो सकती है, इवन कई बार इनकी 100 कॉपी तक हो सकती है। तो एक ही प्लाज्मिड की कई कॉपी होना, इसको हम कॉपी नंबर कहते हैं। तो यहां इस प्लाज्मिड के ऐसे कॉपी नंबर बढ़ाते, और कॉपी नंबर कौन बढ़ाता है? ORI। अगर ये ORI साइट नहीं है तो ये वेक्टर किसी काम का नहीं, इसको फेंक देना चाहिए। तो वेक्टर के अंदर ORI का होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से रेप्लिकेट करेगा। अच्छा, साथ ही साथ ये सेल अब डिवाइड भी करेगी, तो इनमें से कुछ प्लाज्मिड कुछ सेल में जाएंगे, कुछ कुछ में चले जाएंगे। तो अगला पार्ट हम यहां पर क्या करते हैं, प्लाज्मिड की कॉपी नंबर और कोशिका की संख्या में वृद्धि करते हैं। मतलब प्लाज्मिड की कॉपी भी बढ़ाते हैं और साथ ही साथ इन सेल की नंबर भी बढ़ाते हैं। सेल्स के नंबर को बढ़ाने के लिए इस चैप्टर के एंड में मैं आपको समझाऊंगा, बड़े बड़े बायोरिएक्टर का यूज करेंगे। बड़े बड़े बायोरिएक्टर लेंगे जिसमें इस सेल को हम रात दिन वृद्धि कराएंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा सेल की संख्या होगी उत्पादन उतना अच्छा होगा। तो यहां पर इन सेल को रेप्लिकेट करेंगे। जैसे एक सेल है, इस प्लाज्मिड की 2 कॉपी है, फिर इसको रेप्लिकेट किया, फिर रेप्लिकेट किया, तो सेल की नंबर ऐसे बढ़ती जाएगी। और साथ ही साथ ये जो प्लाज्मिड यहां पहुंचा है, इस प्लाज्मिड की भी यहां पर ऐसे कॉपी भी बढ़ाते रहेंगे। मतलब इसकी ऐसे यहां पर कॉपी भी बढ़ती रहेगी। तो मुझे बताओ यहां पर क्या क्या हो रहा है? सेल्स की नंबर भी बढ़ा रहे और प्लाज्मिड की कॉपी नंबर भी बढ़ा रहे। आगे मैं जैसे शब्द बोलूं, प्लाज्मिड की कॉपी नंबर, समझ जाओगे एक ही प्लाज्मिड की कई सारी कॉपी मिलना कॉपी नंबर कहलाता है। ऐसा क्यों कर रहे? हमारा एक ही उद्देश्य है, उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो। तो उत्पादन ज्यादा करने के लिए काम किया जा रहा है। अब बताना, ये जो सेल यहां पर बैठी थी, इस सेल से यहां पे बच्चों, इस सेल के अंदर ये जो जीन है, इस जीन से यहां बनेगा RNA और RNA से बनेगा प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन बनेगा, यही प्रोटीन एग्जैक्टली अपना कहलाएगा उत्पाद। अब मुझे बताओ, मार्केट में हमें ये उत्पाद बेचना है या ये सेल बेचनी है? हमारा टारगेट है उत्पाद बेचना। अरे इंसुलिन बेचना है, तो हमें इस उत्पाद को यहां से बाहर निकालना पड़ेगा। अच्छा, संख्या वृद्धि करने के बाद अगला पार्ट यही आता है, यहां पर उत्पाद का पृथक्करण, उत्पाद को बाहर निकालेंगे, फिर उस उत्पाद को पूरी तरह से शुद्ध करेंगे, फिर उसकी गुणवत्ता जांचेंगे। गुणवत्ता जांच से मतलब जो उत्पाद हमने बनाया है वाकई में अच्छा बना या नहीं बना। किसी भी कंपनी की सक्सेस उसकी क्वालिटी से होती है कि उसकी क्वालिटी कैसी, गुणवत्ता कैसी है। अगर उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है तो कंपनी उतनी ही अच्छी सक्सेस होती है। तो हमें गुणवत्ता जांच करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट का क्या करते हैं? पृथक्करण, फिर शुद्धिकरण, फिर उसकी गुणवत्ता जांचते हैं। गुणवत्ता जांची गई, बहुत अच्छी गुणवत्ता मिली, आगे का काम किया जाता है उत्पाद की, फिर हम पैकिंग करते हैं। पैकिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए। मार्केट में कई चीज तो पैकिंग से बिक जाती है, तो पैकिंग बढ़िया होनी चाहिए। फिर उस उत्पाद की हम मार्केटिंग कराते हैं, MR के थ्रू उस उत्पाद की मार्केटिंग करते हैं। फिर ये मार्केट में उत्पाद बिकेगा और इसी से पैसा मिलेगा और फिर ये कंपनी ग्रो करती है। तो बायोटेक की कंपनियां कैसे काम करती है, कुछ समझ में आया? एक शुरुआत से लेके मैंने आपको लास्ट तक की सारी बातें एक बेसिक वे में आपको समझा दी है। क्या क्या बता दिया? सेल लेंगे, DNA निकालेंगे, वांछनीय RE से काटेंगे, वांछनीय जीन चयन करेंगे, PCR से संख्या बढ़ाएंगे, वेक्टर से जोड़ेंगे, होस्ट में पहुंचाएंगे, फिर यहां पर GMO बना लेंगे। फिर उसके बाद इसकी संख्या बढ़ाएंगे, संख्या बढ़ाने के बाद उत्पाद को पृथक करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, ये सारे काम किए जाएंगे। बायोटेक के एक तरह से देखा जाए तो इन सारे काम को 2 भाग में डिवाइड किया गया। पहला भाग तो आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जिसमें GMO बनाते हैं, और दूसरा भाग यह है जिसमें हम उत्पादन को बढ़ाते हैं। तो बायोटेक के एक तरह से देखा जाए 2 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत जेनेटिक इंजीनियरिंग करना है, और दूसरा सिद्धांत उत्पादन को लार्ज स्केल लेवल पे ले जाना है, वृहद स्तर पे इसको वृद्धि कराना है, क्योंकि जितना ज्यादा उत्पादन होगा कंपनी उतनी ही सक्सेस होगी। अरे बात समझ में? तो ये सारी स्टेप मैंने बेसिक वे में समझाई है, डिटेल में आगे मैं आप लोगों को एक एक स्टेप को समझाऊंगा भी। क्लियर? पहले बच्चों आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, ये तो नोट कर ही लिया था, ये भी नोट कर लो ताकि आपको ये बेसिक क्लियर हो जाए, और डायग्राम से सब कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्लियर? बायोटेक के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं वो भी नोट कर लेते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक के प्रिंसिपल में ये बच्चों हमने पहला काम था GMO बनाना और दूसरा काम था इसकी संख्या बढ़ाना। तो पहला काम यही लेते हैं, आनुवांशिक इंजीनियरिंग करना, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग करने से फाइनली क्या बन जाता है? GMO।
जीएमओ उत्पन्न करने का काम जेनेटिक इंजीनियरिंग से होता है। अच्छा, जब हम ये जीएमओ बनाते हैं तो इसमें डीएनए के साथ नई जीन को जोड़ देते हैं, मतलब उस डीएनए की हम लोग कहीं ना कहीं केमिस्ट्री को बदल देते हैं और उसमें कुछ नया पार्ट हम जोड़ देते हैं, नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ देते हैं, नई जीन जोड़ देते हैं। तो यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तकनीक से आनुवांशिक पदार्थ की रासायनिकता को बदला जाता है। रासायनिकता मतलब अरे उसमें नया जीन जोड़ा, नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ा, तो कहीं ना कहीं हल्का सा उसका केमिकल चेंज हो गया, तो इसीलिए उसको हम कह सकते हैं रासायनिकता बदल दी। क्यों बदली? बदलने से इस ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप भी बदला। अरे नई जीन आई है, सीधी बात है, तो जीनोटाइप बदला, साथ साथ फिनोटाइप भी बदला। तो इससे रूपांतरित डीएनए को पोषक कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कराते हैं, ये रूपांतरित डीएनए को होस्ट में पहुंचा दिया, इस प्रकार पोषक जीव के फिनोटाइप को बदला जाता है, इससे इसका फिनोटाइप बदल जाता है। बायोटेक का ये पहला पार्ट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करना, जीएमओ बनाना, इससे जीवधारी का फिनोटाइप बदल गया। अब बताओ, जीएमओ बनाने के बाद क्या करते हैं? उत्पाद को बढ़ाते हैं। तो अगला पार्ट यही होता है, वृहद स्तर पर जीएमओ की वृद्धि कराना। वृहद स्तर पर वृद्धि कराते टाइम जीवाणुओं को या जीएमओ को जीवाणु रहित वातावरण में रखा जाता है। जीवाणु रहित वातावरण में रखने का फायदा क्या होता है कि ये जो जीएमओ है, जब हम इसको रखेंगे तो इसमें किसी बैक्टीरिया का अटैक नहीं होना चाहिए। जरा सोचो, अगर इसके ऊपर किसी बैक्टीरिया, किसी दूसरे बैक्टीरिया का अटैक हो गया और ये अगर खत्म हो गया, तो जो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम किया सब बेकार हो जाएगा, मतलब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग पूरी खराब हो जाएगी। तो जीएमओ को जीवाणु रहित वातावरण में रखना है कि इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर इसकी संख्या को क्या कराएंगे? बढ़ाएंगे। जीवाणु रहित सूक्ष्म जीव संक्रमित वातावरण में रखा जाता है, वृहद स्तर पर वृद्धि कराया जाता है। अच्छा, वृहद स्तर पर वृद्धि क्यों कराते हैं? जिससे जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद जैसे एंटीबायोटिक, वैक्सीन्स, एंजाइम्स आदि का संश्लेषण किया जाए। सीधी सी बात है, दो काम है, पहले जीएमओ बनाएंगे और फिर उसके उत्पाद को बढ़ाएंगे, वृहद स्तर पर इसको वृद्धि कराते थे ताकि इससे हम उत्पादन ज्यादा से ज्यादा कर सके। ये जो दोनों बातें मैंने आपको समझाई, क्लियर हुई? तो बायोटेक के दो सिद्धांत है, दोनों सिद्धांत भी आप अच्छे से याद रखें, इसको नोट भी कर लीजिएगा। ये नोट कर लो। क्या नोट इतना? आज हमने बच्चों ये सब बातें समझ ली है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिक स्टेप क्या होती है, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया गया, उसके क्या प्रिंसिपल होते हैं, ये हमने अभी तक समझा है।